हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिक्स्थ लेक्चर ऑन वेव ऑप्टिक्स। जो हमारा लास्ट लेक्चर है दैट इज फिफ्थ लेक्चर, उसमें हमने लाइट के पोलराइजेशन कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझा था। हमने देखा था कि लाइट अगर कोई पोलराइजर से पास होती है तो उसके जो फील्ड वाइब्रेशंस होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के, वो किसी एक पर्टिकुलर प्लेन में ही रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, और वही हमारा कौन सा फिनोमेना था? पोलराइजेशन का फिनोमेना था। ठीक है, वहां पर हमने ये भी देखा था कि पोलराइजर्स क्या होते हैं, उनके ट्रांसमिशन एक्सिस कैसे हम ड्रॉ करते हैं, बाद में प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, उसके बाद में हमने मालूज लॉ, इन सबको डिस्कस किया था। आज का ये जो पर्टिकुलर लेक्चर है उसमें हम पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, साथ ही उसके अंदर ब्रूस्टर्स लॉ को स्टडी करेंगे, और एट द एंड हम कुछ इंपॉर्टेंट सीईटी के जो क्वेश्चंस है बेस्ड अपॉन पोलराइजेशन, उनको भी देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब ये जो पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन है ना, इसको हम ब्रूस्टर्स लॉ के हेल्प से समझने वाले हैं। सबसे पहले देखो, ये पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो अगर कोई ऐसा इंटरफेस है इन बिटवीन रेयरर एंड डेंसर मीडियम, सच एज मान लीजिए ऊपर एयर है, नीचे कोई वाटर है, तो जब क्या होता है, लाइट रे ऐसी इंसिडेंट होती है ना इंटरफेस पे, तो हम देखते हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस। अब जब लाइट रिफ्रैक्ट हो रही होती है ना, तो साइमल्टेनियसली सम पार्ट ऑफ लाइट ऑलवेज गेट रिफ्लेक्ट। तो यहाँ पर दो फिनोमिना हम साइमल्टेनियसली देख पाते हैं। जब लाइट किसी रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम पर में ट्रैवल कर रही होती है, वहाँ पर रिफ्लेक्शन भी होता है और रिफ्रैक्शन भी होता है। तो जब लाइट रिफ्लेक्ट हो रही होती है ना, तो यहाँ रिफ्लेक्टेड लाइट में हम पोलराइजेशन इस कॉन्सेप्ट को स्टडी कर पाते हैं। और ये पर्टिकुलरली हमें किसने दिया था? ब्रूस्टर्स ने दिया था। तो इसी लॉ को हम समझ लेते हैं। जैसे मान लो मेरे पास ये एक इंटरफेस है, दिस इज एन इंटरफेस, जिसके नीचे साइड में मैं कोई एक डेंसर मीडियम कंसिडर कर रहा हूँ, और अबव इज रेयरर मीडियम। तो ये रेयरर मीडियम मान लीजिए एयर है, ठीक है। और हम जानते हैं एयर के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। मान लो जो डेंसर मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको मैं म्यू लिख रहा हूँ, चलेगा। नाउ लेट्स इमेजिन दैट देयर इज एन अनपोलराइज्ड लाइट वेव विच इज नाउ गेटिंग इंसिडेंट अपॉन द इंटरफेस। नाउ ये जो अनपोलराइज्ड लाइट है, इसका मतलब होगा कि इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशंस है वो हमें सभी डायरेक्शन में ऐसे देखने को मिलेंगे। तो यही मेथड होता है जहां पर हम अनपोलराइज्ड लाइट को स्कीमेटिक वे में ड्रॉ करके बताते हैं। अब मान लो यहाँ इस पर्टिकुलर इंटरफेस पर जहाँ लाइट वेव इंसिडेंट हुई है, वहां मैं एक वर्टिकल नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूँ, एंड वी नो भैया एंगल मेड बाय direction of propagation of light, or we can say ray of light with respect to normal is our angle of incidence। तो यहाँ पर ध्यान देना, ये जो angle of incidence है, this angle of incidence I am writing this as theta p। अब theta p क्यों? तो इसे पोलराइजिंग एंगल कहा जाएगा। क्यों पोलराइजिंग एंगल कहा जाएगा? क्योंकि जब हम ब्रिस्टर्स लॉ का स्टेटमेंट लिखेंगे तो वहां पे आपको ये समझ में आ जाएगा। तो मान लो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इस पर्टिकुलर लाइट वेव का विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्मल, इट इज थीटा पी। अब होता क्या है, जब लाइट वेव इस इंटरफेस पर आएगी तो रिफ्रैक्शन तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, और साइमल्टेनियसली क्या होता है? रिफ्लेक्शन भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? दो लाइट वेव ड्रॉ कर रहे हैं। एक रिफ्लेक्टेड लाइट वेव, दिस इज माई रिफ्लेक्टेड लाइट वेव, ऐसा, दिस इज माई रिफ्लेक्टेड लाइट वेव, एंड दिस इज अवर रिफ्रैक्टेड लाइट वेव। ठीक है, इस तरीके से मैं रिफ्रैक्टेड लाइट वेव ड्रॉ कर रहा हूं, चलेगा। अब जो रिफ्लेक्टेड लाइट वेव है उसने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया है उसे हम मार्क कर लेते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसे मैं लिख रहा हूं थीटा r1। और जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है उसे हम लिख रहे हैं थीटा r2। ठीक है, यहां तक बात आ गई समझ में। अब ब्रूस्टर्स लॉ क्या कहता है? ब्रूस्टर्स लॉ सेज when an unpolarized light wave incident upon an interface between rarer medium such as air and a denser medium having refractive index mu at an angle equal to angle of polarization, then the reflected wave is fully polarized। reflected जो wave होती है वो fully polarized होती है, and the refracted ray इज पार्शियली पोलराइज्ड। और साथ ही यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है द एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे इज 90 डिग्री। ऑल्सो द टैन ऑफ एंगल ऑफ पोलराइजेशन, यहाँ पर जो थीटा पी मैंने दिखाया था एंगल ऑफ पोलराइजेशन, एट टैन ऑफ थीटा पी दिस वुड बी इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। आ रही है बात समझ में?
तो यहाँ पर दिस इज माई रिफ्रैक्टेड रे एंड दिस इज अवर रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, अब इसका ना सिग्निफिकेंस समझो। ये जो थीटा पी है ये हमें क्या बताता है? फॉर एग्जांपल किसी पर्टिकुलर इंटरफेस के लिए थीटा पी की वैल्यू है 20 डिग्री सपोज। अगर लाइट 20 डिग्री पे इंसिडेंट हो रही है तभी आप देखोगे कि रिफ्लेक्टेड रे जो है वो फुल्ली पोलराइज्ड होगी और रिफ्रैक्टेड रे जो है वो पार्शियली पोलराइज्ड होगी। अगर ये पर्टिकुलर लाइट वेव उस मीडियम के लिए मान लीजिए 15 डिग्री पे इंसिडेंट हो रही है तो ये फिनोमिना नहीं देखने को मिलेगा, 14 डिग्री पे नहीं देखने को मिलेगा, 25 पे देखने को नहीं मिलेगा। वो किस पर देखने को मिलेगा? 20 डिग्री पर ही, क्योंकि वो 20 डिग्री एंगल ऑफ पोलराइजेशन है या फिर पोलराइजिंग एंगल है फॉर दैट मीडियम। ठीक है, आ रही है बात समझ में? अब देखिए इन्होंने कहा है कि रिफ्लेक्टेड रे विल बी फुल्ली पोलराइज, तो फुल्ली पोलराइज रे में जो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस होंगे वो एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में होंगे। तो यहाँ पर जस्ट मैं समझाने के लिए ऐसे आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। तो सपोज दिस इज फुल्ली पोलराइज्ड रिफ्लेक्टेड रे, राइट। और जो रिफ्रैक्टेड रे है वो कैसी है? पार्शियली पोलराइज, मतलब यहाँ पर जो वाइब्रेशंस होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशंस वो हर दिशा में नहीं है, सिलेक्टेड दिशा में ही होंगे। तो मान लो ये ऐसे, सिर्फ यहाँ पर मैं दो ही डायरेक्शन में आपको वाइब्रेशंस नोटिस करके यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो इस तरीके से ये हमारा ब्रूस्टर्स लॉ है। हम क्या कर लेते हैं, ब्रूस्टर्स लॉ का स्टेटमेंट लिख लेंगे और ब्रूस्टर्स लॉ का जो एक्सप्रेशन है जहाँ पर हमें क्या लिखना है, tan ऑफ एंगल ऑफ पोलराइजेशन इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, इसे प्रूव करना है। तो चलो हम क्या कर लेते हैं, उसको लिख लेते हैं स्टेटमेंट को। सो स्टेटमेंट ऑफ ब्रूस्टर्स लॉ, क्या है भैया स्टेटमेंट? व्हेन एन अनपोलराइज्ड लाइट वेव इंसिडेंट अपॉन एन इंटरफेस बिटवीन एयर एंड अ मीडियम, एक कोई भी डेंसर मीडियम विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एट पोलराइजिंग एंगल, एट पोलराइजिंग एंगल, इस पोलराइजिंग एंगल को मैं लिख रहा हूं थीटा पी, देन रिफ्लेक्टेड रे इज fully polarized and refracted ray is partially polarized, यहाँ पे हमने एक और चीज समझी थी, एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे which is my fully polarized ray, reflected ray, and partially polarized refracted ray is right angle, that is 90 डिग्री। और ब्रूस्टर्स लॉ से हमें ये भी पता चलता है द tan ऑफ पोलराइजिंग एंगल इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, जहां पर हमें रिफ्रैक्शन देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये तीनों चीजें हैं और हमें प्रूव करना है कि tan ऑफ थीटा पी जो है इट विल बी इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, जहां पे रिफ्रैक्शन हो रहा है। अब देखो यहाँ पर हमने समझा है कि जो डेंसर मीडियम होता है ना, उस मीडियम के हिसाब से हमारा जो एंगल ऑफ पोलराइजेशन है वो डिपेंड करेगा, वेरी करते जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कोई एक डेंसर मीडियम है, मान लीजिए एक्स डेंसर मीडियम के लिए अगर पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ पोलराइजेशन 15 डिग्री है तो 15 डिग्री पर ही रिफ्लेक्टेड रे क्या होगी, फुल्ली पोलराइज होगी। वो 14 डिग्री या 12 डिग्री पे होगी क्या, नहीं होगी। वैसे ही किसी और दूसरे डेंसर मीडियम के लिए, फॉर एग्जांपल अगर वो y है और उसके लिए एंगल ऑफ पोलराइजेशन की वैल्यू 20 डिग्री अगर है तो 20 डिग्री पर ही ये फिनोमिना देखने को मिलेगा, 25 या 15 डिग्री पर ये देखने को नहीं मिलेगा। इतना हमें समझ लेना है। तो चलो प्रूव कर लेते हैं कि tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं एक सिंपल सी डायग्राम बना रहा हूँ। लेट्स से अ लाइट वेव इज पासिंग इन बिटवीन एयर एंड डेंसर मीडियम। तो ऊपर है एयर, नीचे लाइट रिफ्रैक्ट हो जाएगी ऐसे, और यहाँ पर आपको रिफ्लेक्शन का भी फिनोमिना देखने को मिल रहा है।
लाइक दिस। हम एक नॉर्मल यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज माय नॉर्मल। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है अब वो बन गया है हमारा पोलराइजिंग एंगल। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज थीटा r1 लिख रहा हूं मैं, एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो है थीटा r2। ठीक। एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे क्या है? 90 डिग्री। यहाँ जो हमने नॉर्मल ड्रॉ किया है उसे नाम दे देते हैं फॉर एग्जांपल NM। ठीक है। और जो हमारा इंटरफेस है उसे हम नाम दे दे रहे हैं PQ। जो इंसिडेंट लाइट है उसे मैं लिख रहा हूँ AB। तो AB इज माई इंसिडेंट लाइट। लेट्स से BC इज फुल्ली पोलराइज्ड रिफ्लेक्टेड लाइट एंड CD जो है वो है पार्शियली पोलराइज्ड रिफ्रैक्टेड लाइट। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं फ्रॉम फिगर से म्यू इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम से मेरा कहने का मतलब है ये वो मीडियम जहां पे रिफ्रैक्शन देखने को मिल रहा है। म्यू ऑफ एयर में ऐसे लिख कर रख देता हूं, म्यू ऑफ एयर इज इक्वल टू 1। देन AB इज इक्वल टू इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट अनपोलराइज्ड लाइट, BC क्या है? फुल्ली पोलराइज्ड रिफ्लेक्टेड लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट। एंड BD क्या हो गई? BD इज इक्वल टू पार्शियली पोलराइज्ड रिफ्रैक्टेड लाइट। ऑल्सो एंगल बिटवीन CBD इज इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा P इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस which is nothing but angle of polarization here, angle of polarization. Then theta r1 is equal to angle of reflection, and theta r2 को हम लिखेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है। तो चलो अब क्या करते हैं, इस ज्योमेट्री का यूज करेंगे और आगे के रिलेशंस को डिराइव करेंगे। देखो ये जो NM है ये हमारा नॉर्मल है टू द इंटरफेस। हम जानते हैं कि ये अगर कोई एक सीधी स्ट्रेट लाइन है तो उसका जो एंगल होता है ऑन आइदर साइड इट इज 180 डिग्री। तो क्या मैं कह सकता हूँ एंगल NM इज इक्वल टू 180 डिग्री? बिल्कुल मैं कह सकता हूँ। और उस 180 डिग्री में कौन से एंगल आ जाएंगे? दैट वुड बी एंगल NBC, एंगल CBD एंड एंगल DBM। तो यहाँ हम लिख लेते हैं उसको। देखो तो फ्रॉम ज्योमेट्री एंगल NM is equal to 180 degree which constituted of angle NBC plus angle CBD plus angle DBM which would be equal to 180 डिग्री। अब देखो ये जो एंगल NBC है ये एक्चुअली है थीटा r1। थीटा r1 इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और एज पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो इक्वल हो जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए। तो इसके लिए हम बोल सकते हैं कि थीटा r1 की जो वैल्यू है वुड बी एग्जैक्टली इक्वल टू थीटा p। तो फिलहाल तो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ NBC इज थीटा r1 प्लस एंगल CBD कितना है? 90 डिग्री। यस, सो 90 डिग्री प्लस एंगल DBM इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विच इज माई थीटा r2 हियर इज इक्वल टू 180। सो कैन आई राइट थीटा r1 प्लस थीटा r2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। 180 माइनस 90 हो गया 90 डिग्री। अब देखो थीटा r1 को मैं लिख रहा हूँ थीटा p एज पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, प्लस ये है हमारा थीटा r2 इट इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखो
अगर मुझे एंगल ऑफ पोलराइजेशन निकालना होगा यहाँ से, वैसे तो दो रिलेशन बनकर आते हैं और दोनों का ही हमें आगे काम पड़ता है अगर हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं तो। बट फिलहाल मान लीजिए अगर मैं थीटा पी लिखना चाहता हूँ तो क्या लिख सकता हूँ, इट कैन बी रिटन एज 90 माइनस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और अगर थीटा आर टू दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी मुझे निकालना है तो आई कैन राइट 90 माइनस एंगल ऑफ पोलराइजेशन दैट इज 90 माइनस थीटा पी। तो ये जो दोनों रिलेशंस है ना, दीज आर वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर अस while solving numericals based upon ब्रूस्टर्स लॉ। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं और यहीं पे मैं आगे लिख लेता हूं। अब हम क्या करेंगे ना, यहां स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं, कहां पर, एट इंटरफेस एट पॉइंट बी। सो अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट बी। क्या होता है स्नेल्स लॉ? स्नेल्स लॉ होता है μ1 साइन ऑफ i इज इक्वल टू μ2 साइन ऑफ r। अब देखिए μ1 इज व्हाट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर लिखना पड़ेगा। साइन ऑफ i की जगह मैं लिख रहा हूँ साइन ऑफ थीटा p would be equal to μ2 is refractive index of denser medium which was taken as mu here multiplied by sin of r। r is angle of refraction which can be written as theta r2 here, बराबर है। अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर तो 1 है तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली 1 मार्क कर रहा हूँ एंड आई कैन राइट साइन ऑफ थीटा पी डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा आर टू इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इतना ही बचा है। अब साइन ऑफ थीटा पी जैसे का वैसा मैं लिख रहा हूँ डिवाइडेड बाय साइन ऑफ, देखो ये जो थीटा आर टू है, क्या मैं इसको 90 माइनस थीटा पी लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। सो आई एम राइटिंग दिस एज 90 माइनस थीटा पी विच इज नथिंग बट इक्वल टू म्यू। अब साइन ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पर साइन ऑफ 90 माइनस थीटा पी वुड बी कॉस ऑफ थीटा पी। सो आई कैन राइट हियर साइन ऑफ थीटा पी डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ थीटा पी इज नथिंग बट म्यू हियर, राइट? एंड देयरफॉर साइन अपॉन कॉस इज tan, so I can write tan of theta is equal to refractive index of the medium। इस तरीके से हमें ये रिलेशन मिल जाता है। और इंटरेस्टिंग चीज क्या है, अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं और मान लीजिए रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम दोनों के थीटा का काम है तो आप यहाँ पर लिख सकते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम मल्टीप्लाइड बाय tan ऑफ थीटा पी इज नथिंग बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ योर अदर मीडियम। तो ये भी फॉर्मूला काम में आ जाएगा, लेकिन हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है फिलहाल फ्रॉम डेरिवेशन पर्सपेक्टिव से या फिर ब्रूस्टर्स के लॉ के हिसाब से, दैट वाज द इम्पोर्टेंट। ठीक, इतना हो गया है। अब आगे हम पढ़ेंगे पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग। तो ये भी एक छोटा सा फिनोमिना है। देखो क्या होता है, जब एटमॉस्फेयर में कोई भी सन रे या सन की लाइट है, लाइट वेव जो इंसिडेंट होती है ना एटमॉस्फेयर में, जैसे ही वो एंटर करती है तो एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डस्ट, एयर मॉलिक्यूल्स एंड ऑल, है ना, वाटर वेपर वगैरह। तो क्या होता है, ये जो लाइट वेव होते हैं ये इन पर कोलाइड करके जाते हैं। किस पर? इन छोटे छोटे डस्ट या एयर के मॉलिक्यूल पर। और यहाँ से ये लाइट वेव जो है वो अपने डायरेक्शन चेंज कर देते हैं बिकॉज ऑफ कोलिजन। और ये जो डायरेक्शन चेंज करने का फिनोमिना होता है किसका? लाइट वेव का। यही इसे ही हम बोलते हैं स्कैटरिंग। अब देखा जाता है कि ड्यूरिंग स्कैटरिंग जो आपकी लाइट है वो पोलराइज्ड होने लगती है। तो नॉर्मली कोई अलग एंगल पर आपको ये पार्शियली पोलराइज दिखेगी, लेकिन अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस और जो एंगल ऑफ स्कैटरिंग है वो अगर 90 डिग्री है तो आपकी जो स्कैटर्ड लाइट होगी वो फुल्ली पोलराइज्ड होगी। ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो क्या कहा मैंने, जैसे भी एटमॉस्फेयर में कोई लाइट रे एंटर होती है तो एटमॉस्फेयर में जो एयर और डस्ट के मॉलिक्यूल्स है, वाटर वेपर्स है, उन पर लाइट वेव क्या हो जाती है? कोलाइड हो जाती है। कोलिजन के कारण लाइट वेव की डायरेक्शन चेंज हो जाती है और यही डायरेक्शन चेंज करने का जो फिनोमिना है उसे हम स्कैटरिंग कहते हैं। ड्यूरिंग स्कैटरिंग जो स्कैटर्ड लाइट है इट इज पार्शियली पोलराइज्ड, लेकिन अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस और जो स्कैटरिंग वाला एंगल है अगर ये 90 डिग्री हुआ तो द लाइट वेव विच इज स्कैटर्ड इज फुल्ली पोलराइज्ड एंड दैट इज द फिनोमिना ऑफ पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग। ठीक, चलो अब क्या करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले एक सॉल्व न्यूमेरिकल जो दिया है आपके टेक्स्ट बुक में उसे देख लेते हैं। Unpolarized light of intensity I naught is made to pass through three polarizers P1, P2 and P3 successfully. The polarization axis of P2 makes an angle of theta 1 with that of P1.
while that of P3 makes an angle of theta 2 with that of P2. What will be the intensity of light coming out of P3? अब ये कितना सिंपल क्वेश्चन है। देखो मान लो ये इस तरीके से हमारी लाइट वेव आगे प्रोपेगेट हो रही है और हमें कितने पोलराइजर यूज करने हैं? 3 पोलराइजर। तो लेट्स से दिस इज फर्स्ट पोलराइजर, लेट्स से दिस इज सेकंड पोलराइजर एंड दिस इज माय थर्ड पोलराइजर। ठीक, अब उनके रिस्पेक्टिव अपने अपने एक्सिस हैं। तो मान लो ये फर्स्ट पोलराइजर का एक्सिस है, ये सेकंड पोलराइजर का एक्सिस है एंड लेट्स से दिस इज थर्ड पोलराइजर का एक्सिस। अब उन्होंने क्या कहा है, जो अनपोलराइज लाइट वेव इंसिडेंट होगा सबसे पहले पोलराइजर पर उसकी इंटेंसिटी आई नॉट है। तो यहां पर मैं पहले पोलराइजर के पहले जो लाइट वेव दिखा रहा हूं उसकी इंटेंसिटी को आई नॉट लिख रहा हूं। अब आई नॉट इंटेंसिटी वाला लाइट जब पहले पोलराइजर, मान लो ये P1 पोलराइजर, P2 पोलराइजर और P3 पोलराइजर है, तो पहले पोलराइजर से पास होगा तो उसकी इंटेंसिटी होगी I1। और हम जानते हैं आफ्टर फर्स्ट पोलराइजेशन इंटेंसिटी बिकम्स हाफ, सो ये आ जाएगा I नॉट डिवाइड बाय 2। दिस इज द फर्स्ट केस। अब चलो आगे हम पढ़ते हैं। उन्होंने क्या कहा है, द पोलराइजेशन एक्सिस ऑफ P2 मेक्स एन एंगल θ1 विद दैट ऑफ P1। तो ये जो P2 का पोलर ट्रांसमिशन एक्सिस है, ये जो P2 का ट्रांसमिशन एक्सिस है उसने P1 के एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया है? θ1। तो यहां मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूं। दिस इज θ1। तो ऐसे केस में I2 क्या हो जाएगा? I2 तो आप एज पर मालूज लॉ ले सकते हो, I2 वुड बी इक्वल टू I1 मल्टीप्लाइड बाय कॉस स्क्वायर ऑफ θ1। अब देखो आगे उन्होंने क्या बोला है, while the P3 makes an angle of θ2 with that of θ2। तो ये जो P3 है इसका जो एक्सिस है उसने सेकंड पोलराइजर के एक्सिस के साथ θ2 एंगल किया है। तो यहाँ पर मैं ऐसा सेकंड पोलराइजर ड्रॉ कर लेता हूँ उसका एक्सिस, और ये जो पर्टिकुलर एंगल है दिस इज θ2। तो जो थर्ड पोलराइजर के बाद लाइट आएगा उसकी अगर इंटेंसिटी मैं I3 लिख रहा हूँ तो I3 वुड बी एज पर मालूज लॉ I2 मल्टीप्लाइड बाय कॉस स्क्वायर ऑफ θ2 बराबर है। अब देखो व्हाट विल बी द इंटेंसिटी ऑफ लाइट कमिंग आउट ऑफ P3। सो P3 के बाद जो इंटेंसिटी मिलेगी वो I3 होगी। सो मैं इसको लिख रहा हूँ I3 इज इक्वल टू I2 cos square of θ2। But what is the value of I2? I2 is nothing but I1 cos square of θ1 मल्टीप्लाइड बाय ये हो गया cos square of θ2। ठीक है, और जो I1 है, I1 की वैल्यू क्या होती है? I नॉट डिवाइड बाय 2। so I can write here I3 is equal to I naught divided by 2 multiplied by cos square of θ1 into cos square of θ2, and this is the expression for the intensity of light wave coming out of third polarizer। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या दिया है हमें क्वेश्चन, फॉर व्हाट एंगल ऑफ इंसिडेंस विल light incident on a bucket filled with liquid having refractive index 1.5 be completely polarized after reflection। तो रिफ्लेक्शन के बाद लाइट जो है वो completely polarized हो रही है, इसका मतलब हमें किसका यूज करना है? ब्रूस्टर लॉ का। दो रीजन से हमें समझ लेना है, मतलब दो चीजों से कि क्वेश्चन जो है वो ब्रूस्टर्स लॉ से डील करता है। कौन सा? सबसे पहले तो रिफ्लेक्टेड लाइट विल बी फुल्ली पोलराइज ऐसा बोल देंगे, या फिर एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड लाइट इज 90 डिग्री ऐसा वो बोलेंगे। ठीक है, तो चलो यहाँ पर तो उन्होंने बोल दिया है कि जो रिफ्लेक्शन है वो फुल्ली पोलराइज हो रहा है, तो हमें ब्रूस्टर्स लॉ का यूज करना है। निकालना क्या है? फॉर व्हाट एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब थीटा पी की वैल्यू निकालनी है व्हेन लाइट इंसिडेंट ऑन अ बकेट फिल्ड विथ लिक्विड हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए बकेट का ये सरफेस है जहाँ पर हम वाटर और एयर के इंटरफेस को देख पाते हैं, तो एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो तो 1 है, ये हम जानते हैं, और जो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उन्होंने देकर रखा है वो कितना दिया है? 1.5। और हमें थीटा पी फाइंड करने के लिए बोला है, तो एज पर ब्रूस्टर्स लॉ हम क्या लिख सकते हैं भैया? tan ऑफ थीटा पी इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। सो देखो थीटा पी वुड बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ म्यू डब्ल्यू की वैल्यू कितनी होगी? 1.5। यस, तो थीटा पी कितना आ जाएगा? थीटा पी वुड बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1.5 अगर देखना है तो
हमें लॉग टेबल में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर लॉग टेबल में मैं जा रहा हूँ, लेट्स से नेचुरल टेंजेंट्स, यस, ये देखिए नेचुरल टेंजेंट्स के टेबल में जाना है और आपको 1.5 कहाँ पे दिख रहा है देखना है, 1.2, 1.4, 1.48, यस, देखिए यहाँ पर दिख रहा है मुझे 1.5051, तो इसको हम कंसिडर कर सकते हैं डायरेक्टली। सो इट कम्स अंडर 56 डिग्री एंड 24 मिनट्स, या आप डायरेक्टली लिख सकते हो 56.4 डिग्री में। सो माय आंसर इज थीटा पी इज इक्वल टू 56.4 डिग्री। ठीक है, दिस इज द एंगल ऑफ पोलराइजेशन फॉर दैट पर्टिकुलर मीडिया। चलो आगे बढ़ते हैं, एंड नाउ लेट अस सॉल्व सम ऑफ द फ्यू इंपॉर्टेंट सीईटी को क्वेश्चन रिगार्डिंग पोलराइजेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, टू पोलराइड्स आर केप्ट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। नाउ सेकंड पोलराइड इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। द परसेंटेज ऑफ इंसिडेंट लाइट नाउ ट्रांसमिटेड थ्रू द सिस्टम इज। तो सबसे पहले दो पोलराइड्स की हम बात कर रहे हैं। लेट्स से दिस इज एंगल ऑफ द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द लाइट वेव। यहाँ हम दो पोलराइड इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। सो फर्स्ट पोलराइड एंड दिस इज सेकंड पोलराइड। हम जानते हैं सेकंड पोलराइड को ही हम एनालाइजर भी कह सकते हैं। और कैसे रखा है, दे आर केप्ट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो मान लो ये पहले का एक्सिस है वर्टिकल, तो दूसरे का जो ट्रांसमिशन एक्सिस है वो हॉरिजॉन्टल है। तो फर्स्ट केस में स्टार्टिंग में क्या होगा, इंसिडेंट लाइट, जो लाइट इंसिडेंट हो रहा है, अगर मैं उसको आई नॉट कहता हूं तो I1 वुड बी इक्वल टू आई नॉट डिवाइड बाई 2, ये तो फिक्स है। लेकिन फिलहाल I2 की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी, क्योंकि थीटा इन बिटवीन दिस टू ट्रांसमिशन एक्सिस इज हाउ मच, इट इज 90 डिग्री। तो बात यहाँ पे खत्म हो गई। आगे उन्होंने बोला है नाउ सेकंड पोलराइड इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो अगर मैं इसको 45 डिग्री से रोटेट कर लूँ, मान लो एंटी क्लॉकवाइज दिशा में रोटेट कर लेता हूँ, तो अब क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट पोलराइजर का ट्रांसमिशन एक्सिस और सेकंड पोलराइजर के ट्रांसमिशन एक्सिस, उनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, दैट वुड बी 45 डिग्री। और जो I2 की वैल्यू हम निकालेंगे तो वो एज पर मालूज लॉ हमें निकालना पड़ेगा। देन आई कैन राइट I2 वुड बी I1 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर ऑफ theta, which theta, angle between transmission axis, so that is my 45 degree. तो I1 is nothing but I naught divided by 2 multiplied by cos square। अब cos of 45 होता है 1/√2 और ये हो जाएगा उसका स्क्वायर। सो I2 कितना आ जाएगा, I2 would be I naught divided by 4 आ जाएगा। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ I2। और उन्होंने क्या पूछा है, द परसेंटेज ऑफ इंसिडेंट लाइट नाउ ट्रांसमिटेड थ्रू द सिस्टम। तो अगर आप देखोगे जो I2 है वो I0/4 है, मतलब इनिशियल अगर लाइट I0 जा रहा होता तो अब उसका 1/4 ही जा रहा है, मतलब ओनली 25% इज नाउ बीइंग ट्रांसमिटेड फ्रॉम द सेकंड पोलराइजर। सो आंसर वुड बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ अ ग्लास एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू ब्रूस्टर्स एंगल फाई। तो यहाँ पर ब्रूस्टर एंगल जिसको हम थीटा पी कहते थे, यहाँ पर उन्होंने फाई कहा है। If mu is the refractive index of glass with respect to air, then the angle between reflected and refracted ray, इसमें तो सोचने वाली बात ही नहीं है, हम जानते हैं एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे कितना होता है, 90 डिग्री। सो आवर ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, द पोलराइजिंग एंगल फॉर एयर ग्लास इंटरफेस इज 55 डिग्री। सो यहाँ पर जो थीटा पी है वो हमें 55 डिग्री देकर रखा है। A ray of light which is incident at this angle will have angle of refraction, और यहाँ पे हमें थीटा आर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो बहुत इजी है, मैंने कहा था थीटा पी आप निकालना चाहो तो 90 माइनस थीटा दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ले सकते हो, और अगर आपको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालना है तो आप 90 माइनस एंगल ऑफ पोलराइजेशन दैट इज थीटा पी ले सकते हो। तो यहाँ पर हमें पूछा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, मतलब ये थीटा आर पूछा है, तो विच वुड बी 90 माइनस एंगल ऑफ योर पोलराइजेशन। सो कितना दिया है, 55 डिग्री दिया है। सो 90 माइनस 55, तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज 60, 70, 80, 35 डिग्री, राइट। दिस इज 35 डिग्री विच इज माई ऑप्शन डी हियर। अब आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी क्या दिया है, इफ लैम्बडा ए एंड लैम्बडा एम आर वेवलेंथ्स ऑफ लाइट इन एयर एंड मीडियम रिस्पेक्टिवली एंड थीटा इज द पोलराइजिंग एंगल, मतलब ब्रूस्टर्स लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन है, देन करेक्ट रिलेशन बिटवीन लैम्बडा ए, लैम्बडा एम
एंड थीटा इज, देखो बहुत सिंपल है, हम जानते हैं कि जो ब्रूस्टर्स लॉ होता है उसके हिसाब से tan ऑफ थीटा p इज नथिंग बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी गिवन मीडियम। ठीक, अब यहाँ पर उन्होंने बोला है लैम्बडा ए एंड लैम्बडा एम आर वेवलेंस ऑफ लाइट इन एयर एंड गिवन मीडियम रिस्पेक्टिवली, तो यहाँ पर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर और मीडियम दोनों ही कंसिडर करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर मैं म्यू ए लिख रहा हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, और जो सिर्फ म्यू लिखा था उसे हम लिख रहे हैं म्यू एम विच इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर मीडियम। तो यहाँ इतना ही हम कर सकते हैं, इसके आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब हमें क्या पूछा है, वी हैव टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन लैम्बडा ए लैम्बडा एम और थीटा। तो यहाँ पर थीटा तो अवेलेबल है लेकिन लैम्बडा ए लैम्बडा एम नहीं है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ पर लैम्बडा की वैल्यूज लाने के लिए दूसरे रिलेशन का यूज करेंगे, जहाँ पर रिलेशनशिप ऑफ वेवलेंथ विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने पढ़ा था, वो क्या था, म्यू वन लैम्बडा वन इज इक्वल टू म्यू टू लैम्बडा टू होता है, या एक तरीके से कह लो आप जो वेवलेंथ होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होता है। अब यहाँ हम क्या कर सकते हैं, म्यू वन की जगह म्यू ए, लैम्बडा वन की जगह लैम्बडा ए, और म्यू टू की जगह म्यू एम, लैम्बडा टू की जगह लैम्बडा एम अगर मैं लिख रहा हूँ, सो म्यू ए अपॉन म्यू एम कैन बी रिटर्न एज लैम्बडा एम अपॉन लैम्बडा ए। बराबर है कि नहीं? देखो इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। इफ आई राइट म्यू ए अपॉन म्यू एम देन दिस वुड बी इक्वल टू 1 अपॉन tan ऑफ थीटा पी। अब थीटा पी की जगह आप सिर्फ थीटा रखो तो भी चलेगा। नाउ म्यू ए अपॉन म्यू एम को आई कैन राइट लैम्बडा एम अपॉन लैम्बडा ए विच इज इक्वल टू 1 अपॉन tan ऑफ थीटा। तो कैन आई राइट लैम्बडा एम इज इक्वल टू लैम्बडा ए उधर चले जाएगा लैम्बडा ए एंड 1 बाय tan थीटा इज व्हाट, कॉट थीटा। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी। चलो आगे बोला है अ सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ स्क्रीन, इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन द स्क्रीन इज आई। मतलब सबसे पहली जो इंटेंसिटी है जब वो स्क्रीन पर इंसिडेंट होगा वो आई है, नॉर्मली हम आई नॉट लेते हैं, यहाँ पर उन्होंने आई बोला है। देन टू पोलराइड्स P1 and P2 are so placed in between the source of light and the screen that the intensity of light on the screen is I by 2। तो ध्यान से ना इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हमें केयरफुली लिखना पड़ेगा। तो मान लो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द लाइट, यहाँ कहीं तो एक स्क्रीन होगी हमारी, यहाँ पे ऐसे मान लो कि एक बहुत बड़ी स्क्रीन है, और स्क्रीन पर जब लाइट इंसिडेंट हो रहा है वो आई इंसिडेंट हो रहा है इनिशियली। तो मतलब हमारा जो इनिशियल इंटेंसिटी ऑफ लाइट आई नॉट हम लिखते हैं, दिस इज इक्वल टू आई, दिस इज इक्वल टू आई। फिर उन्होंने क्या बोला था, टू पोलरॉइड्स P1 एंड P2 आर सो प्लेस्ड इन बिटवीन द सोर्स ऑफ लाइट एंड द स्क्रीन दैट इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन द स्क्रीन इज आई बाई 2। अब देखो यहाँ पर मैं दो पोलराइड्स यूज कर रहा हूँ, सो दिस इज माई फर्स्ट पोलराइड एंड लेट्स से दिस इज सेकंड पोलराइड। ठीक है, ऐसे हमने दो पोलराइड यूज किए हैं, और वो बोल रहे हैं कि इनको ऐसे यूज किया तो जो इंटेंसिटी मुझे मिल रही है स्क्रीन पर, अब वो कितनी मिल रही है, आई बाय 2 मिल रही है। अब आई बाय 2 इंटेंसिटी मतलब टोटल इनिशियल अनपोलराइज लाइट के इंटेंसिटी का हाफ इंटेंसिटी कब मिलता है, आफ्टर फर्स्ट पोलराइजर। तो मान लो जो पहले पोलराइजर का एक्सिस है अगर मैं उसको वर्टिकली ड्रॉ कर रहा हूं, तो यहाँ पर जो I1 की वैल्यू है, दिस I1 इज नथिंग बट I बाय 2 चलेगा। और ये जो लाइट के वेव है, लाइट के वाइब्रेशंस है, वो जैसे के वैसे ही इस सेकंड पोलराइजर से पास हो रहे होंगे, तभी स्क्रीन पर भी हमें कितना देखने को मिल रहा है, I बाय 2। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर दोनों ही पोलराइजर के जो एक्सिस है वो पैरेलल है, और स्क्रीन पर I बाय 2 हमें इंटेंसिटी देखने को मिल रही है। फिर आगे क्या बोला है, नाउ P2 इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल थीटा so that intensity of light on the screen becomes I by 8। अब ये जो सेकंड पोलराइड है इसका एक्सिस को हमने रोटेट किया है, इस पोलराइड को ही हमने रोटेट किया है। तो जो नई इंटेंसिटी यहाँ पे आ रही है, अब वो कितनी आ रही है, इट इज I by 8। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं,
इस पर्टिकुलर पोलराइजर के जो एंगल है सेकंड पोलराइजर को उसको ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज दिस एंगल इज थीटा, तो थीटा से हमने उसको रोटेट किया है, ऐसे उन्होंने बोला भी है। और जो नई इंटेंसिटी मिल रही है, सपोज न्यू इंटेंसिटी इज I2, सो दिस I2 इज हाउ मच नाउ, इट इज I/8। ठीक, तो बोला है द वैल्यू ऑफ थीटा इज, तो ये थीटा कितना होगा ये हमसे पूछा है। देखो यहाँ पर ना सीधा सीधा मालूज लॉ लगता है। क्या कहता है मालूज लॉ? द इंटेंसिटी ऑफ लाइट और द इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव कमिंग आउट ऑफ एनालाइजर वेरीज डायरेक्टली with respect to cosine of square of cosine of angle between the transmission axis of analyzer and polarizer. So I2 will be equal to, directly मैं लिख सकता हूँ I1 multiplied by cos square of theta. But how much is the value of I2? I2 is now I/8. How much is I1? I1 हमेशा ही रहेगा I/2 into cos square of theta. अब देखो I कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो हमारे पास क्या आया है, cos स्क्वेयर थीटा इज 1/4। तो भैया cos ऑफ थीटा कितना हो जाएगा, दैट इज 1/2 हो जाएगा। तो थीटा इज cos इनवर्स ऑफ 1/2। तो cos के कौन सी थीटा के लिए वैल्यू 1/2 होती है, cos ऑफ 60 डिग्री है ना, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। सो आई कैन सिंपली से थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री और π/3 रेडियन। तो हमारा जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्या बोला है, N polarizing sheets are arranged such that each makes an angle of 45 degree with the preceding sheet. An unpolarized light of intensity I is incident into this arrangement. The output intensity is I/64. द वैल्यू ऑफ n विल बी, मतलब कितने नंबर ऑफ पोलराइजर्स हमने यूज किए हैं ऐसा उन्होंने पूछा है। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हम क्या कर लेते हैं, इसको इमेजिन करेंगे ताकि नेक्स्ट टाइम जब इस तरीके का क्वेश्चन आए तो इजीली कोरिलेट कर पाए। लेट्स से दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ अ लाइट वेव और यहाँ पे कुछ सर्टन नंबर ऑफ पोलराइजर्स हमने रखे हैं। तो जो पहला पोलराइजर होगा उसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, से दिस इज फर्स्ट पोलराइजर, चलेगा। इस पोलराइजर के पहले जो लाइट था उसकी इंटेंसिटी कितनी बोली है उन्होंने I। अब जैसे ही फर्स्ट पोलराइजर से पास हो जाएगा इंटेंसिटी विल बिकम I1 एंड दैट विल बी ऑलवेज इक्वल टू I/2 पहले पोलराइजर के बाद। अब देखो यहां मैं दूसरा पोलराइजर ऐड कर रहा हूं, ओके। दूसरे पोलराइजर के बाद इसकी जो इंटेंसिटी है वो चेंज हो जाएगी और उसकी इंटेंसिटी कितनी चेंज होगी ये डिपेंड करता है कि पहले पोलराइजर का ट्रांसमिशन एक्सिस और दूसरे पोलराइजर के ट्रांसमिशन एक्सिस में एंगल कितना है। तो ये जो एंगल है यहाँ पर उन्होंने दिया है हाउ मच, 45 डिग्री। तो दिस इज एक्चुअली 45 डिग्री। आगे उन्होंने यही बोला है कि ये जो n नंबर ऑफ पोलराइजिंग शीट्स है, मतलब मैं जितने भी पोलराइजर लगाते जाऊंगा हर पोलराइजर ने पहले उसके पोलराइजर के साथ 45 डिग्री का एंगल किया है। तो देखो सेकंड पोलराइजर ने पहले पोलराइजर के साथ अगर 45 डिग्री का एंगल किया तो यहाँ अगर मैं थर्ड पोलराइजर ड्रॉ करता हूँ, इसको आराम से समझना है, थर्ड पोलराइजर ड्रॉ करता हूँ तो ये तो डायरेक्टली हॉरिजॉन्टली हो गया उसका एक्सिस। अब क्योंकि जो सेकंड पोलराइजर है वो ऑलरेडी 45 डिग्री है विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिकल और फिर उस सेकंड पोलराइजर के एक्सिस से थर्ड पोलराइजर को कितना एंगल बनाना है, 45 डिग्री। तो ये हो गया भैया 45 डिग्री। ठीक, अब थोड़ा सा ध्यान दो, पहले पोलराइजर के बाद इंटेंसिटी है I1, दूसरे पोलराइजर के बाद इंटेंसिटी हो जाएगी I2 और I2 की वैल्यू कितनी होगी, दैट वुड बी इक्वल टू I1 मल्टीप्लाइड बाय कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा। सो यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर ऑफ 45 डिग्री, जिसकी कॉस स्क्वायर ऑफ 45 होता है 1/2। तो इफ यू सी केयरफुली I1 इज ऑलरेडी I/2 एंड दिस इज 1/2, तो ये हो गया I/4। कितना हो गया भैया, I/4। तो I2 हो गया यहाँ पर I/4। वैसे अब I3 कितना हो जाएगा, I3 वुड बी I2 मल्टीप्लाइड बाय कॉस स्क्वायर ऑफ 45 डिग्री, अगेन कॉस स्क्वायर ऑफ 45 डिग्री 1/2 होगा। सो डायरेक्टली मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि I3 जो है वो I2 कितना था, I/4 मल्टीप्लाइड बाय 1/2। सो 4 into 2 is 8, तो ये हो गया I/8। ठीक है, आ रही है क्या बात समझ में, ये हो गया I/8। अब नेक्स्ट पोलराइजर में यहाँ पर ले रहा हूँ कहीं तो, ठीक, उसने थर्ड पोलराइजर के साथ, सॉरी ऐसे ले रहा हूँ, ये हो गया फोर्थ पोलराइजर। उसने थर्ड पोलराइजर के साथ जो एंगल बनाया होगा वो भी कितना होगा
45 डिग्री, तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ I4 वुड बी इक्वल टू I3 मल्टीप्लाइड बाय cos स्क्वायर ऑफ 45 डिग्री, cos स्क्वायर ऑफ 45 डिग्री इज 1/2 एंड I3 इज I/8 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 दैट इज I/16। ये कितना हो गया I/16। फिर हम और एक पोलराइजर ले रहे हैं, तो ये I/16 का हो जाएगा I/16 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ I5 आ जाएगा I4 इंटू 1/2 दैट इज I/32। और बाद में जो नया और एक पोलराइजर लेंगे हम, तब मुझे मिलेगा I6, और I6 की जो वैल्यू होगी वो होगी I/64। ऐसे चल रहा है। यहीं पे देखिए उन्होंने बोला था ना, एन अनपोलराइज्ड लाइट ऑफ इंटेंसिटी I इज इंसिडेंट इनटू दिस अरेंजमेंट, द आउटपुट इंटेंसिटी कितनी चाहिए हमें, I/64 चाहिए। और I/64 कहाँ पे मिल रहा है, कौन से नंबर के पोलराइजर के बाद मिल रहा है, 6 नंबर के पोलराइजर के बाद मिल रहा है। मतलब n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए। ठीक चलेगा। अब मान लो आपको यहाँ पे सिर्फ I/64 तक ही दिया है, क्या होता अगर उन्होंने बोला होता कि नेक्स्ट जो लास्ट में पोलराइजर है उसके बाद इंटेंसिटी मिल रही है मुझे I/512, तो कितने नंबर ऑफ पोलराइजिंग शीट होंगे। तो ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात हो गई। अगर हम सिंगल 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 ऐसे पोलराइजर्स निकालते बैठे और उनको सॉल्व करते बैठे, तो हमारे लिए ये सॉल्व करना काफी दिक्कत भरा हो सकता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक लॉजिक लगाएंगे। देखो, जो ओरिजिनल इंटेंसिटी है, ठीक है, वो है I, और जो फाइनल इंटेंसिटी है वो कितना है I/64। अब हर एक पोलराइजर के बाद इंटेंसिटी कितने से रिड्यूस होती है, हाफ से रिड्यूस होती है। अगर एंगल कितना दिया है, 45 डिग्री दिया है। देखो, ये पर्टिकुलर रिलेशन सिर्फ हम 45 डिग्री वाले के लिए ही अप्लाई करेंगे। तो क्योंकि 45 डिग्री एंगल पर इंटेंसिटी हाफ हो जाती है, एंड इफ आई कंपेयर दिस I/64, तो कैन आई राइट दिस इज नथिंग बट I अपॉन इंटेंसिटी होती है हाफ, तो ये हो गया 1/2, I/2 इज 1/2, और इसका पावर क्या होगा, 2 का पावर है 6। जब मैं 2 का पावर 6 लेता हूं तब आंसर कितना मिलता है मुझे, 64 मिलता है। तो ये जो 6 है ना, 6 रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ पोलराइड्स और नंबर ऑफ पोलराइजिंग शीट। अब जब मैंने कहा कि I/512 अगर इंटेंसिटी मिल रही है तो कितने नंबर ऑफ हमें शीट्स लगाने पड़ेंगे, तो यहां पर देखिए 2 का पावर अगर मैं लिखता हूं x, so दैट शुड बी इक्वल टू 512। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं, 2 का पावर 9, मतलब x की वैल्यू अगर 9 है तो 2 का पावर 9 जो आता है वो आता है 512। इसका मतलब उस केस में आएंगे हमें 9 शीट्स। पोलराइजर के कितनी शीट लगेंगे, उसमें 9 शीट्स लगेंगे। तो ये बेसिक सा जो है वो आपको लॉजिक लगाते चलना है। ये फिर से मैं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन इज अप्लीकेबल इफ एंगल इज गिवन एज 45 डिग्री। चलेगा। नाउ लेट्स मूव अहेड। अब क्या दिया है क्वेश्चन, two polaroids are placed in the path of unpolarized beam of intensity I0 such that no light is emitted from the second polaroid। तो यहाँ पर हम 2 polaroid ले लेते हैं ऐसे। So this is a path of polarization, path of traveling of light। This is my first polaroid, this is my second polaroid। जो इंसिडेंट इंटेंसिटी है इंसिडेंट वाले लाइट की वो है I0, और उन्होंने बोला है सच दैट नो लाइट इज इमिटेड फ्रॉम सेकंड पोलराइड। तो अगर पहले पोलराइड का ये एक्सिस है, तो दूसरे पोलराइड का जो एक्सिस होगा विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, दैट वुड बी 90 डिग्री, 100% वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। सो व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, हम जानते हैं कि लाइट की जो इंटेंसिटी होगी यहाँ पर I2 वो 0 होगी, और I1 हमेशा ही कितना आएगा, I0 डिवाइडेड बाय 2 आएगा। ये केस हो गई यहाँ पे। चलो आगे क्या पूछा है, इफ अ थर्ड पोलराइड whose polarization axis makes an angle theta with the polarization axis of first polaroid is placed between these polarides, then the intensity of light emerging from the last polaroid will be। या फिर देखो बोला क्या है उन्होंने, इन 2 पोलराइजर के बीच में अगर मैं एक थर्ड पोलराइड ऐड कर दूं, इस थर्ड पोलराइजर का जो ट्रांसमिशन एक्सिस है वो हमारे पहले पोलराइजर से कितने एंगल पर होगा, अगर थीटा एंगल पर होगा, तो नाउ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट कमिंग आउट ऑफ माय लास्ट पोलराइजर वो कितनी होंगी, है ना, कमिंग आउट ऑफ लास्ट पोलराइजर। तो यहाँ इस पर्टिकुलर केस को समझने के लिए फिर से हम डायग्राम को अच्छे से ड्रॉ करेंगे। देखो बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं ये, लेकिन इसे अगर समझना है तो पहली बार तो थोड़ा सा समय लगेगा। देखो, दिस इज माय फर्स्ट पोलराइजर,
मैं उसका ट्रांसमिशन एक्सिस ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे। जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है वो है I1, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज I1 विच इज एक्चुअली इक्वल टू I0 डिवाइडेड बाय 2। ओके, यहाँ पर लास्ट पोलराइजर है कहीं तो इस पोलराइजर का जो ट्रांसमिशन एक्सिस है वो हॉरिजॉन्टल है ऐसा मैं मान लेता हूं एज पर इनिशियल कंडीशन। और अब मैं एक ले रहा हूं थर्ड पोलराइड जो इन दोनों के बीच में हमने डाल दिया है, ठीक है। और इस पोलराइजर का जो एक्सिस है वो पहले पोलराइजर से कुछ एंगल थीटा पर है, तो ये T2 का एंगल है, मतलब T2 इज ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ सेकंड पोलराइजर विच हैज मेड एंगल थीटा हियर, ठीक। अगर I1 I0 बाय 2 है तो अब देखो यहाँ पे जो I2 आएगा, नया वाला I2 जो थर्ड पोलराइजर जो इन दोनों के बीच में हमने डाला था, उसके बाद इंटेंसिटी बन गई I2 वुड बी इक्वल टू, हम जानते हैं इट इज I1 मल्टीप्लाइड बाय कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा। और फिर आएगा I3। अब I3 से लाइट के वेव पास होंगे क्या? बिल्कुल होंगे, क्योंकि पहली बार तो 90 डिग्री था दोनों के बीच में एंगल। अब सेकंड पोलराइजर और ये जो पहले सेकंड था, अब ये हमारा थर्ड पोलराइजर हो गया, इनके बीच का जो एंगल है वो अब कितना होगा? तो देखो ध्यान से समझो, अगर सेकंड पोलराइजर वर्टिकल से थीटा डिग्री पे है उसका एक्सिस, तो थर्ड पोलराइजर का एक्सिस विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड पोलराइजर अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि ऊपर का एंगल थीटा है। पहले जो फर्स्ट पोलराइजर और थर्ड पोलराइजर के बीच एंगल था वो था 90 डिग्री, तो 90 डिग्री माइनस थीटा ये हमारा एंगल होगा। तो यहाँ पर फिलहाल मैं ड्रॉ भी कर लेता हूँ इसको। तो सेकंड पोलराइजर और थर्ड पोलराइजर के बीच का एंगल है 90 माइनस थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस पर बेस्ड आगे भी बहुत से क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं। सो आई एम राइटिंग दिस एज 90 माइनस थीटा। तो कैन आई राइट I3 विल बी इक्वल टू I2 मल्टीप्लाइड बाय कॉस स्क्वायर ऑफ 90 माइनस थीटा, ठीक। इतना आ रहा है समझ में। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो सॉल्व करना बहुत इजी है। हमें इंटेंसिटी पूछी है ना आफ्टर लास्ट पोलराइजर, सो विच इज एक्चुअली I3 एंड I3 इज इक्वल टू I2 इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। तो एक्चुअली कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो कॉस स्क्वायर ऑफ 90 माइनस थीटा वुड बी साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं दैट I3 इज इक्वल टू I2 मल्टीप्लाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा। इतनी आ रही है बात समझ में। अब देखो I2 की क्या वैल्यू है? इट इज I1 मल्टीप्लाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। सो आई एम राइटिंग दिस एज I1 मल्टीप्लाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा इंटू, अब बचा क्या है हमारे पास? साइन स्क्वायर थीटा। दिस इज I3। अब फिर से देखो, हाँ, क्या मैं I1 को I0 डिवाइड बाय 2 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। और बचा क्या है हमारे पास? कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से समझो, हम जानते हैं, देखो हम जानते हैं 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसका फॉर्मूला होता है साइन ऑफ 2 थीटा। पता है ना हमें, साइन 2 थीटा इज 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर मैं इसको लिखूं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू, यस, साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। एक काम कर लो, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर लो, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा वुड बी इक्वल टू साइन स्क्वायर ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाय 4। होगा कि नहीं? अब इसी रिलेशन को बार बार हमें आगे यूज करना पड़ेगा इस तरीके के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ऑफ 2 थीटा डिवाइड बाय 4 एंड दैट वी विल बी यूजिंग इट हियर नाउ। तो यहाँ क्या होगा, आप चाहो तो इसको नोट करके लिख लो, मैं यहाँ पर मिटा रहा हूं। तो हमें लिखना है साइन स्क्वायर ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाय 4। आई एम डायरेक्टली पुटिंग इट हियर। तो राइटिंग दिस एज I3 इज इक्वल टू I0 divided by 2 into sin square of 2 theta divided by 4। तो ये हो जाएगा I0 divided by 4 into 2 is 8 multiplied by sin square of 2 theta, या आप इसको sin 2 theta का होल स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हो। एंड दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट वेव कमिंग आउट ऑफ लास्ट पोलराइजर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यस, ये देखिए ऑप्शन बी जो है वो मैच कर रहा है हमारे पर्टिकुलर ऑप्शन के साथ। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया है। अनपोलराइज्ड लाइट ऑफ इंटेंसिटी 64 वैट पर मीटर स्क्वायर
passes through three polarizers such that the transmission axis of last polarizer is crossed with the first. The intensity of emerging light is 6 watt per meter square. The angle between the transmission axis of first two polarizer. तो जो लास्ट क्वेश्चन था ना बिल्कुल उसी की तरह है. फर्स्ट पोलराइजर और लास्ट पोलराइजर जो है उनके बीच के जो एंगल है वो 90 डिग्री है और बीच का जो पर्टिकुलर पोलराइजर है उसने फर्स्ट पोलराइजर के साथ जो सर्टन एंगल किया है उस एंगल को हमें यहाँ पे फाइंड करने के लिए बोला है. तो यहाँ मान लो अगर मैं डायग्राम निकालता हूँ ऐसे, तो दिस इज फर्स्ट पोलराइजर, ठीक, ये हमारा लास्ट पोलराइजर, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज वर्टिकल. तो जो सेकंड पोलराइजर है उसने थीटा एंगल बनाया है किसके साथ, पहले पोलराइजर के साथ. अगर इंसिडेंट अनपोलराइज लाइट की इंटेंसिटी देखो, अनपोलराइज लाइट ऑफ इंटेंसिटी 64 वाट पर मीटर स्क्वायर है, तो मतलब आई नॉट की वैल्यू देकर रखी है. हियर आई कैन राइट दैट आई नॉट इज इक्वल टू 64 वाट पर मीटर स्क्वायर. और द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इमर्जिंग लाइट, मतलब जो लाइट बाहर आ रही है ना थर्ड पोलराइजर से, दिस इज P1, दिस इज P2 पोलराइजर एंड लेट्स से दिस इज P3 पोलराइजर. तो P3 पोलराइजर के बाद जो लाइट आएगी उसकी इंटेंसिटी अगर I3 लिख रहा हूं तो I3 कितना मिल रहा है, बोल रहा है वो 6 वाट पर मीटर स्क्वायर हमें मिल रहा है. और पूछा है एंगल बिटवीन द ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ फर्स्ट टू पोलराइजर, मतलब थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है. अब देखो इजी है, मैं जानता हूं आई नॉट जो इनिशियल इंटेंसिटी है उसकी फर्स्ट पोलराइजर के पास बाद अगर जब वो पास हो जाएगा लाइट तो इंटेंसिटी आ जाएगी I1 विच वुड बी हाफ ऑफ इनिशियल इंटेंसिटी, और 64 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है, 32 होता है. उसके बाद अगर मैं I2 कैलकुलेट करूं तो I2 वुड बी I1 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा लिखना पड़ेगा, मुझे बिल्कुल लिखना पड़ेगा. और अगर I3 को लिखना है तो I3 कैन बी रिटन एज I3 इज इक्वल टू I2 मल्टीप्लाइड बाय कॉस स्क्वायर ऑफ 90 माइनस थीटा. थोड़ी देर पहले देखा था ना हमने. तो इस तरीके से पहले पोलराइजर के साथ सेकंड पोलराइजर ने अगर थीटा एंगल किया है तो सेकंड पोलराइजर के ट्रांसमिशन एक्सिस का थर्ड पोलराइजर के ट्रांसमिशन एक्सिस के साथ जो एंगल होगा वो आएगा 90 माइनस थीटा. तो यहीं पर मैंने यहाँ पर I3 के फॉर्म में लिखा है. अब हमें पूछा क्या है, वी हैव टू फाइंड थीटा. तो चलो फाइंड करते हैं. सबसे पहली बात, व्हेन आई राइट I2 इज इक्वल टू I1 कॉस स्क्वायर थीटा. I1 इज हाउ मच, इट इज 32, दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा. अब इसको रखते हैं I3 वाले फॉर्मूले में. सो I3 इज इक्वल टू I2 इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ 90 माइनस थीटा है. I2 की वैल्यू है 32 कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा. अब इसको सिंप्लीफाई करके क्या हम ऐसे लिख सकते हैं भैया, I3 इज इक्वल टू 32 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं. एंड I3 की वैल्यू उन्होंने देकर रखी है, कितनी देकर रखी है, 6 वाट पर मीटर स्क्वायर. सो दिस इज 6 इज इक्वल टू 32 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा. हमने देखा था थोड़ी देर पहले, डायरेक्टली उसका रिलेशन क्या आया था, साइन स्क्वायर ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाय 4. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 4 को मैं 6 की तरफ लेके जाऊंगा तो दैट वुड बी 24 इज इक्वल टू 32 इंटू साइन स्क्वायर ऑफ 2 थीटा. ठीक, तो देन वी विल हैव हियर 24 डिवाइडेड बाय 32 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ऑफ 2 थीटा. नाउ 8 से अगर डिवाइड करें, 8 3 ज़ा 24, दिस इज 3/4. 3/4 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ऑफ 2 थीटा. तो साइन 2 थीटा क्या आ जाएगा, साइन 2 थीटा वुड बी √3/2. अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, आई कैन राइट 2 थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ √3/2. और साइन इनवर्स ऑफ √3/2 मतलब √3/2 साइन के कौन से एंगल की वैल्यू है, इट इज एक्चुअली द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ 60 डिग्री. सो 60 डिग्री इज नथिंग बट 2 टाइम्स ऑफ थीटा. तो थीटा कितना आया भैया, 30 डिग्री आया. बराबर है कि नहीं. अच्छा, हमें ये सब तो पूछा ही नहीं है, डायरेक्टली यहीं से सॉल्व कर सकते हैं. देखो यहाँ पर देखो, आई कैन राइट साइन इनवर्स ऑफ √3/2 इज इक्वल टू 2 थीटा है. कैन आई राइट थीटा इज 1/2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ √3/2. ठीक है, सो दिस इज अवर
करेक्ट ऑप्शन। चलेगा ना, लेट्स मूव अहेड। तो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, लेकिन यस, ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, फोर पोलराइड्स आर प्लेस्ड सच दैट the optic axis of each is inclined at an angle of 30 degree, the optic axis of corresponding or the preceding one, मतलब हर एक पोलराइजर का जो ट्रांसमिशन एक्सिस है उन्होंने कितना एंगल बनाया है अपने प्रीवियस वाले पोलराइजर से 30 डिग्री का एंगल बनाया है। इफ अनपोलराइज्ड लाइट इज ऑफ इंटेंसिटी I नॉट फॉल्स ऑन द फर्स्ट पोलराइड, देन इंटेंसिटी ऑफ लाइट ट्रांसमिटेड फ्रॉम द फोर्थ पोलरॉइड इज। देखो इस क्वेश्चन को भी समझने के लिए हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना पड़ेगा। देखो क्योंकि यहाँ पर तो 4 पोलरॉइड बताया है, बाद में 6 पोलरॉइड, 8 पोलरॉइड, 10 पोलरॉइड, कुछ भी बोल सकते हैं। और ऐसे केस में अगर हमें आंसर फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे। तो सपोज दिस इज अ पाथ ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ लाइट, लेट्स से वी हैव 4 पोलराइजर हियर, सो दिस इज माय फर्स्ट पोलराइजर, then this is second, this is third, and let's say this is fourth। ठीक, ओरिजिनल इंटेंसिटी को उन्होंने I नॉट बोला है, सो I1 कितना हो जाएगा, I1 वुड बी I नॉट डिवाइडेड बाय 2। ये तो पहला पोलराइजर हो गया। अब दूसरे पोलराइजर के बाद पहले पोलराइजर से दूसरे पोलराइजर ने कितना एंगल बनाया है, 30 डिग्री। जो सेकंड पोलराइजर होगा उसने पहले पोलराइजर के साथ, पहले पोलराइजर के ट्रांसमिशन एक्सिस के साथ भी कितना एंगल बनाया है, 30 डिग्री। और जो लास्ट का पोलराइजर है उसने जो थर्ड पोलराइजर होगा उसके साथ भी कितना एंगल बनाया है, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। मतलब हर एक पोलराइजर का अपने प्रीवियस वाले पोलराइजर से 30 डिग्री का एंगल बनाया है। अब अगर मैं एक्सप्रेशन की बात करूं तो पहले पोलराइजर के बाद जो इंटेंसिटी आ रही है वो तो हाफ है इनिशियल इंटेंसिटी या अनपोलराइज लाइट के इंटेंसिटी के। अगर सेकंड पोलराइजर के बाद जो लाइट आएगा यहाँ पे उसके इंटेंसिटी को मैं I नॉट लिखता हूँ। सो कैन आई राइट I नॉट इज नथिंग बट I1 मल्टीप्लाइड बाय कॉस स्क्वायर ऑफ 30 डिग्री। ठीक, तो कॉस स्क्वायर ऑफ यहाँ पे लिख रहा हूँ थीटा, मान लो हमारा जो एंगल है वो है थीटा। देन I3 क्या आ जाएगा, यहां पर जो इंटेंसिटी मिलेगी दैट I3 वुड बी इक्वल टू I2 मल्टीप्लाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। और जो लास्ट वाला पोलराइजर है उसके बाद जो लाइट आ रही है उसकी इंटेंसिटी कितनी है, I4, एंड I4 वुड बी इक्वल टू I3 इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा। ये सारे जो रिलेशंस है ये कहाँ से हमने पढ़े थे, हमारे मालूज लॉ से पढ़े थे। अब चलो देखो कितना ईजी बन जाएगा क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमें लास्ट की इंटेंसिटी निकालनी है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ I4 इज इक्वल टू I3 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। I3 इज वॉट, I2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। फिर I2 इज वॉट, I1 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू बच गया फिर से एक बार कॉस स्क्वायर थीटा। एंड I1 इज वॉट, दिस इज I नॉट डिवाइड बाय 2। और हमारे पास कितने बार कॉस स्क्वायर थीटा है, 3 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा है। सो आई कैन सिंपली राइट दिस एज कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब, बराबर है। सो दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट कमिंग आउट ऑफ फोर्थ पोलराइजर। अब देखो यहां पर ना अगर मैं I नॉट की वैल्यू डालता हूं या थीटा की वैल्यू पुट करता हूं तो डायरेक्टली मैं I4 की वैल्यू यहां पर डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकता हूं। बट सवाल क्या है, अभी तो सिर्फ 4 पोलराइजर दिए हैं, हो सकता है कभी 10 दे दे, 15 दे दे, 20 दे दे, तो हम इतने इंडिविजुअली सॉल्व नहीं करते बैठेंगे। तो यहाँ पर हमें एक रिलेशन ढूंढना है। देखो वो रिलेशन क्या है। एक्चुअली कितने पोलराइजर है यहाँ पे, टोटल 4 पोलराइजर है। फोर्थ पोलराइजर के बाद जो इंटेंसिटी मिली है लाइट की वो क्या मिली है, I4। इस I4 वाले इक्वेशन को ध्यान से देखो, दिस I4 इज इक्वल टू ओरिजिनल इंटेंसिटी डिवाइड बाय 2, ये तो बात ही खत्म हो गई। फिर चूंकि हर एक का थीटा सेम है प्रीवियस वाले पोलराइजर के साथ, तो हमारे पास आया था कॉस स्क्वायर थीटा जो कि मालूज लॉ है, और उसका जो पावर है वो है नंबर ऑफ पोलराइजर -1। तो चूंकि 4 पोलराइजर है, 4 पोलराइजर से हमने अगर एक माइनस किया तो बचेंगे 3। सो 3 एज अ पावर यूज करना है आपको। ये रिलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लो मेरे पास 10 पोलराइजर होते और हर एक पोलराइजर ने अपने प्रीवियस के साथ 30 डिग्री एंगल किया होता, तो आई कुड हैव राइट, सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं, I10 वुड बी I नॉट डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा, जो भी थीटा है उसका पावर आ जाएगा 10 - 1 दैट इज
9, ऐसा हमें लिखना पड़ेगा। मान लो 7 पोलराइजर है, सो I7 क्या हो जाएगा फिर I0 डिवाइडेड बाय 2 कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा, और उसका पावर आ जाएगा 6, 7 माइनस 1 इज 6। तो ये जो रिलेशन है ना, इसको आपको ध्यान से नोट करके लिख लेना है, ताकि इस टाइप के अगर क्वेश्चन फ्यूचर में आते हैं तो यू कैन इजीली सॉल्व इट। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं इसको फट से और देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। तो फॉर नाउ I4 वुड बी इक्वल टू I0 कितना दिया है भैया, क्या कुछ दिया है नहीं, सो I0 जैसे का वैसा I0 डिवाइडेड बाय 2। नाउ लेट्स से cos स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर ऑफ थीटा की वैल्यू कितनी देकर रखी है 30 डिग्री, और cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, तो दिस इज 30 डिग्री ना, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं 30 डिग्री और उसका क्यूब है, तो दिस इज I0 डिवाइडेड बाय 2, cos ऑफ 30 की वैल्यू होती है √3/2 और उसका स्क्वायर, सो ये हो जाएगा √3/2 उसका स्क्वायर, एंड लास्टली टोटल हमें क्यूब लेना है। तो देखो ये हो जाएगा I0 डिवाइडेड बाय 2, √3 का स्क्वायर इज बचेगा 3 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर इज 4, और उसका भी हमें लेना है क्यूब। तो अब अंत में क्या बचता है, देखो I0 जैसे का वैसा 3 का क्यूब कितना होगा 27, यस 27 डिवाइडेड बाय 4 का क्यूब कितना होता है 64, 64 इंटू 2, सो 2 इंटू 64, so final answer would be 27 times of I0 divided by 64 into 2 is 128, so 128, this is the value of I4। I hope ये जो क्वेश्चन है आपको समझ में आ गया होगा, बस इस पर्टिकुलर रिलेशन की तरफ ध्यान देना जो मैंने बोला है, ठीक है। जो भी आपके नंबर ऑफ पोलराइजर होंगे उसके बाद आने वाली इंटेंसिटी, एग्जाम्पल के तौर पर 100 नंबर ऑफ पोलराइजर है, तो आप लिखोगे I100 वुड बी इक्वल टू I0 डिवाइडेड बाय 2 cos स्क्वायर थीटा रेज़ टू द पावर 99 लिखना पड़ेगा, बस एक को माइनस करना है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। 3 आइडेंटिकल पोलरॉइड्स P1, P2 एंड P3 आर प्लेस्ड वन आफ्टर अनदर। The path axis of P2 and P3 are inclined at an angle 60 degree and 90 degree with respect to axis of P1. The source has intensity I0. The intensity of transmitted light through P3 is। अब देखो कितना इजी क्वेश्चन है, फिर से एक बार मान लो दिस इज द डायरेक्शन जहां पर हमारा लाइट प्रोपेगेट होगा। कितने पोलराइजर है, 3 पोलराइजर P1, P2 एंड लेट से P3। अगर P1 का एक्सिस वर्टिकल है तो P2 का एक्सिस कितना है 60 डिग्री इंक्लाइन बोला है विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट पोलराइजर। तो यहाँ पर अगर मैं θ1 ले रहा हूँ सो दैट वुड बी 60 डिग्री, और जो सेकंड पोलराइजर है इट इज एट 90 डिग्री विथ फर्स्ट पोलराइजर। तो पहला पोलराइजर अगर मैं वर्टिकल ले रहा हूँ तो सेकंड पोलराइजर तो 90 डिग्री पे है, तो ये θ2 हो गया 90 डिग्री। अब देखो सेकंड पोलराइजर ये जो P2 है, दिस इज P1, P2 एंड P3। P3 ने P2 के साथ कितना एंगल किया है, तो 90 माइनस 60 दैट इज 30 डिग्री। तो यहाँ पर डायरेक्टली इस वैल्यू को मैं लिख सकता हूँ 30 डिग्री। और देखो पूछा क्या है, इफ द सोर्स हैज इंटेंसिटी I0 द इंटेंसिटी ऑफ लाइट ट्रांसमिटेड थ्रू P3 के साथ जो लाइट ट्रांसमिट होगी उसको मैं I3 लिखता हूँ। हम जानते हैं अगर ओरिजिनल इंटेंसिटी कितना दिया है, उन्होंने दिया है क्या कुछ I0, यस I0 दिया है, तो I1 विल बी ऑलवेज I0 डिवाइडेड बाय 2। I2 कितना हो जाएगा, I2 वुड बी इक्वल टू I1 मल्टीप्लाइड बाय cos स्क्वायर ऑफ इनिशियल थीटा दैट इज 60 डिग्री, ठीक। एंड I3 कितना हो जाएगा, I3 वुड बी I2 इंटू cos स्क्वायर ऑफ 30 डिग्री लेना पड़ेगा, बट I2 इज हाउ मच, I1 मल्टीप्लाइड बाय cos स्क्वायर ऑफ 60 डिग्री इंटू बचा है cos स्क्वायर ऑफ 30 डिग्री टू कैलकुलेट I3। चलो हो गया। अब देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ दैट I3 इज इक्वल टू I1 की वैल्यू कितनी है, यहीं पर लिख लेते हैं। I3 इज इक्वल टू I1 की वैल्यू कितनी देकर रखी है हमें, I0 डिवाइड बाय 2 आ जाएगी। अच्छा cos ऑफ 60 की वैल्यू होती है 1/2, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4। cos ऑफ 30 की वैल्यू होती है √3/2 और उसका स्क्वायर हो जाएगा तो 3/4। तो ये क्या आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ I2 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 4 इज 16, 16 इंटू 2 इज 32। तो 3 टाइम्स ऑफ I0 डिवाइडेड बाय 32, यस ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे, क्या दिया है
Three identical polarides P1, P2 and P3 are placed one after another. तीन पोलराइजर है P1, P2, P3 एक के बाद एक रखे हैं. The path axis of P2 and P3 are inclined at an angle of 60 degree and 90 degree with respect to axis of P1. तो प्रीवियसली जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था ना, देखिए 60 डिग्री एंड 90 डिग्री जो बाद में सेकंड पोलराइजर के साथ कितना एंगल बनाता है 30 डिग्री है ना. सो वही क्वेश्चन है. द पास एक्सिस ऑफ P2 एंड P3 आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एंड 90 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू एक्सिस ऑफ P1. द सोर्स हैज एन इंटेंसिटी ऑफ 256 वैट पर मीटर स्क्वायर. तो सोर्स जो है, जो आई नॉट की वैल्यू है वो कितनी देकर रखी है 256 वैट पर मीटर स्क्वायर. द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट पॉइंट O इज, एट पॉइंट O मतलब एट द एंड कितनी इंटेंसिटी मिलेगी. सो दिस इज एक्सिस ऑफ फर्स्ट पोलराइजर, दिस इज द एक्सिस ऑफ सेकंड पोलराइजर, और जो थर्ड पोलराइजर का एक्सिस है वो फर्स्ट के साथ 90 डिग्री मतलब सेकंड के साथ होना चाहिए 30 डिग्री. तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली ऐसा 30 डिग्री लिख लेता हूँ. सो दिस इज 30 डिग्री एंगल. ठीक, चलो पूछा है द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट पॉइंट O मतलब फाइनली लाइट की इंटेंसिटी क्या होगी. तो हम जानते हैं I3 वुड बी इक्वल टू I2 इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ 30 डिग्री लिखना पड़ेगा. I2 इज नथिंग बट I1 इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ 60 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय कॉस स्क्वायर ऑफ 30 डिग्री. बट I1 इज वॉट I0 डिवाइडेड बाय 2. नाउ कॉस स्क्वायर ऑफ 60 डिग्री आ जाएगा 1/4 और कॉस स्क्वायर ऑफ 30 डिग्री वुड बी 3/4. ठीक, I0 की वैल्यू कितनी देकर रखी है 256 वैट पर मीटर स्क्वायर. सो 256 डिवाइडेड बाय 2 इंटू दिस इज 3 डिवाइडेड बाय 16. अब 16 का स्क्वायर ही होता है 256. तो 16 1 जा 16, दिस इज 16 टाइम्स. So we have 2, 2 1s are 2, this is 8, 8 into 3 is 24. Yes, so my final answer that I3 would be 24 watt per meter square, which is my option A here. ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं. Now क्या दिया है हमें, the polarizing angle of transparent medium is theta. Let the speed of light in the medium be V, then the relation between theta and V is. अब देखो क्या बोला है क्वेश्चन, फिर से एक बार पढ़ लो. द पोलराइजिंग एंगल ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम इज थीटा, मतलब ब्रूस्टर लॉ का यूज करना है. लेट द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम बी V, देन द रिलेशन बिटवीन थीटा V एंड C इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट. देखो क्या लिख सकते हैं अपन, वी नो एज पर ब्रूस्टर्स लॉ tan थीटा जो होता है इट इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम. Any refractive index is nothing but ratio of speed of light in vacuum to the speed of light in the given medium. So I can simply write here tan theta is C upon V. तो थीटा क्या आ सकता है, थीटा कैन कम आउट टू बी tan इनवर्स ऑफ C बाई V. ऐसा कुछ ऑप्शन है क्या, थीटा इज tan इनवर्स ऑफ V बाई C दिया है, C बाई V नहीं दिया है, तो ये तो ऑप्शन गलत ही हो गया. और हम जानते हैं जो थीटा की वैल्यू होती है वो tan इनवर्स आ सकती है, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स आ सकती है क्या, नहीं. तो ऑप्शन क्या होना चाहिए, C ऑप्शन होना चाहिए. देखते हैं क्या सही में ऐसा आता है. तो आई कैन राइट हियर थीटा इज इक्वल टू, देखो ऊपर से ही चल रहते हैं, आई कैन सी हियर दैट 1 अपॉन tan थीटा अगर मैं लिखूं तो ये हो जाएगा V बाई C. बिल्कुल, 1 अपॉन tan थीटा इज नथिंग बट cot थीटा. यस, दिस इज माय cot थीटा इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर V बाई C है तो थीटा क्या हो गया, थीटा इज इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ V बाई C विच इज माय ऑप्शन C. चलेगा. नाउ लेट्स मूव अहेड. अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर लेक्चर का. क्या दिया है बहुत ध्यान से समझना, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट if Brewster angle for the light propagation from air to glass is theta, then Brewster angle for light propagating from glass to air is pi by 2. अब ये स्टेटमेंट जो है क्या करेक्ट है या नहीं हमें चेक करना है. क्या कहा है उन्होंने, ब्रूस्टर एंगल फॉर लाइट प्रोपेगेटिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास इज थीटा. तो यहाँ पर मैं एक इंटरफेस ड्रॉ कर रहा हूँ इन बिटवीन एयर एंड ग्लास. तो सपोज ऊपर एयर है, नीचे मैं एक ग्लास ले रहा हूँ, दिस इज एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज म्यू एयर, और यहाँ पर नीचे ग्लास है तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लीजिए मैं म्यू जी लिखता हूँ. तो एक लाइट वेव है इस तरीके से अनपोलराइज्ड, वो यहाँ इंटरफेस पर आएगी. ठीक, उसने नॉर्मल से जो एंगल बनाया होगा उसे मैं लिख रहा हूँ थीटा. और ये जो थीटा है दिस इज एक्चुअली आवर पोलराइजिंग एंगल.
तो ये ब्रूस्टर्स जो एंगल होते हैं ना, ब्रूस्टर एंगल इज नथिंग बट एंगल ऑफ पोलराइजेशन। एंगल ऑफ पोलराइजेशन को हम थीटा पी लिखते हैं, तो यहाँ पर उन्होंने सिंपली उसको थीटा बोल दिया है। फिर आगे क्या बोला है, देन ब्रूस्टर एंगल फॉर लाइट प्रोपेगेटिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर। मतलब अगर मान लीजिए ये ग्लास की थिकनेस यहाँ पे खत्म हो गई, यहाँ पे ग्लास की थिकनेस खत्म हो गई, तो हम जानते हैं जैसे ही लाइट एंटर करेगा वो अपने यूजुअल पाथ से क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्ट हो जाएगा। ऐसे रिफ्रैक्ट होने के बाद उसने जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनाया होगा उसे मैं लिख रहा हूं थीटा 1 या फिर थीटा डैश, आप जो समझना चाहो समझो। उन्होंने स्टेटमेंट में ये बोला है देन ब्रूस्टर एंगल फॉर लाइट प्रोपेगेटिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर। मतलब ये जो लाइट रे इस ग्लास में थी, यहां से जब वो एयर में जाएगी वहां पर भी ब्रूस्टर का लॉ अप्लाई करना है। अब हम जानते हैं ब्रूस्टर का लॉ जब अप्लाई होता है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ही बनता है आपका एंगल ऑफ पोलराइजेशन। यहाँ पे ये जो थीटा 1 है, देखो ध्यान से, ये जो थीटा 1 है ना, दिस इज एक्चुअली अर्लियर इट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ही अब मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा जब लाइट कहां से पास हो रही है, ग्लास से एयर में पास हो रही है। तो ये थीटा 1 इज नथिंग बट एंगल ऑफ पोलराइजेशन फॉर द इंटरफेस ऑफ ग्लास एंड एयर। अर्लियर थीटा वॉज एंगल ऑफ पोलराइजेशन फॉर एयर टू ग्लास, नाउ एंगल ऑफ पोलराइजेशन इज थीटा 1 फ्रॉम ग्लास टू एयर। तो यहां पर ऐसे मैं एंगल ड्रॉ कर रहा हूं, दिस इज माई एंगल विच इज थीटा 1 एंड नाउ दिस विल एक्ट एज अ पोलराइजिंग एंगल। और फिर यहां से जो लाइट वेव है वो बाहर इमर्ज हो जाएगी। हम जानते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पर जो थीटा है वही एंगल ऑफ इमर्जेंस होगा। सो आई इज एग्जैक्टली इक्वल टू ई, मतलब थीटा इज नथिंग बट एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो वही थीटा इज एंगल ऑफ इमर्जेंस होता है। हमें फिलहाल काम नहीं है, जस्ट उसको रिवाइज किया। आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इस स्टेटमेंट को करेक्ट है या नहीं है इसे चेक करने के लिए हम ब्रूस्टर के लॉ को दोनों ही इंटरफेस पर अप्लाई करते हैं। अगर मैं पहले इंटरफेस की बात करूं, इन बिटवीन एयर एंड ग्लास, तो आई कैन राइट tan ऑफ थीटा इज नथिंग बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। ठीक, और दूसरे इंटरफेस पर अगर ब्रूस्टर लॉ अप्लाई करूं तो ध्यान से देखो, यहां पर होगा tan ऑफ थीटा 1 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। बट चूंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास भी अवेलेबल है और उसकी वैल्यू 1 नहीं है, तो यहां पर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास भी लेना पड़ेगा, विच आई एम टेकिंग एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास म्यू जी। ठीक है, जब हमने ब्रूस्टर का लॉ अप्लाई किया था तब क्या आया था, एक्चुअली इट वाज अप्लाइड इन बिटवीन एयर एंड ग्लास, एयर एंड डेंसर मीडियम। तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 था, इसलिए इसकी वैल्यू यहाँ पे 1 आई थी, तो हमने उसको छोड़ दिया था और बचा था tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू म्यू वाज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, बट यहाँ पे हमें म्यू जी लेना पड़ेगा क्योंकि उसकी वैल्यू 1 नहीं होती है। सो म्यू जी इंटू tan ऑफ थीटा 1 इज इक्वल टू म्यू एयर। हम जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कितना होता है, 1 होता है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ tan ऑफ थीटा 1 इज नथिंग बट 1 डिवाइडेड बाई म्यू जी, इसके नीचे आ गया। दिस इज से इक्वेशन नंबर 2, तो पहला वाला है मेरा इक्वेशन नंबर 1। ओके, नाउ अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को ध्यान से देखो। क्या मैं 1 अपॉन tan थीटा अगर लिखता हूं इक्वेशन नंबर 1 में, तो 1 अपॉन tan थीटा वुड बी 1 अपॉन म्यू जी हो जाएगा, बराबर है। और तब ये 1 अपॉन म्यू जी और ये 1 अपॉन म्यू जी दोनों ही सेम है, तो आई कैन राइट 1 अपॉन tan थीटा इज नथिंग बट tan ऑफ थीटा 1, बराबर है कि नहीं। तो चलो यहां पर ऊपर लिख ही लेते हैं। सो आई एम राइटिंग दिस एज 1 अपॉन tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू जी, और अब इसे मैं इक्वेशन नंबर 3 कह देता हूं, चलेगा। अब देखो, एज पर इक्वेशन नंबर 3 कैन आई राइट 1 अपॉन tan थीटा इज नथिंग बट 1 बाय म्यू जी। नाउ 1 अपॉन tan थीटा इज व्हाट, cot थीटा, यस। सो cot ऑफ थीटा इज नथिंग बट 1 अपॉन म्यू जी। अब ये जो cot थीटा है, क्या मैं इसको tan ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। सो दिस इज tan ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा। ध्यान रखना, ये जो थीटा है, दिस थीटा इज दिस, जो इनिशियल एंगल ऑफ पोलराइजेशन है ना, वो वाला ये थीटा है। दिस इज इक्वल टू 1 बाय म्यू जी। ठीक, अब इक्वेशन नंबर 2 और इस इक्वेशन को देखो, इस इक्वेशन को क्या देख पा रहे हो आप, 1 बाय म्यू जी दोनों ही इक्वेशन में है,
तो क्या tan ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा इज नथिंग बट tan ऑफ थीटा 1? तो आई कैन राइट tan ऑफ पाई बाय 2 minus theta is nothing but tan of theta 1, whereas this theta 1 is angle of polarization when light is entering from glass into air. So अगर आप कंपेयर करो दोनों को तो ये जो थीटा 1 है ना, this theta 1 is nothing but pi by 2 minus थीटा. कंपेयर करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा, और इसलिए ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है दिस इज करेक्ट, where Brewster angle for light propagating from glass to air, that is theta 1, that theta 1 is nothing but pi by 2 minus theta, and thus my first statement is correct. ठीक है, तो यहां पर ये जो क्वेश्चन है हमारा सॉल्व हो चुका है. चलेगा. अब देखो सेकंड, थर्ड, फोर्थ अगर स्टेटमेंट पढ़े तो क्या मिलेगा हमें? द ब्रूस्टर एंगल फॉर लाइट प्रोपेगेटिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर इज tan इनवर्स ऑफ म्यू, वेयर म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास. भैया ऐसे तो होगा ही नहीं, आप लोगे भी तो tan इनवर्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर लेना पड़ेगा ना आपको, tan इनवर्स ऑफ, और यहाँ पे पहले क्या प्रेजेंट होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास. तो ये तो गलत ही हो गया स्टेटमेंट. थर्ड स्टेटमेंट, द ब्रूस्टर एंगल फॉर लाइट प्रोपेगेटिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास इज थीटा, देन ब्रूस्टर एंगल फॉर लाइट प्रोपेगेटिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर इज पाई प्लस थीटा. अब भैया कौन सा एंगल पाई प्लस थीटा होगा? हमेशा जो ब्रूस्टर एंगल होता है वो एक्यूट एंगल होगा ना, पाई से बड़ा तो होगा नहीं. तो ये भी एंगल, ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है ये भी गलत हो गया. अरे कोई भी एंगल कैसे भैया पाई प्लस थीटा रह सकता है क्या? नहीं रह सकता है, उसको तो आपको छोटा ही रखना है, एक्यूट एंगल रखना है. तो सी गलत है. डी ऑप्शन क्या कहता है? द ब्रूस्टर एंगल फॉर लाइट प्रोपेगेटिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर इज tan ऑफ म्यू. tan ऑफ म्यू तो नहीं होगा ना, tan इनवर्स आ सकता है, tan थोड़ी आएगा, tan म्यू थोड़ी आएगा. तो ऑप्शन डी भी गलत है, मतलब ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है. देखो अगर आपको ये पूरा नहीं भी पता है, फर्स्ट ऑप्शन नहीं भी पता है, लेकिन आप बी, सी और डी को ऑब्जर्व करके उस पर अगर थॉट प्रोसेस अप्लाई करते हो तो भी आपको पता चल जाएंगे कि ये तीनों ऑप्शन गलत है. तो ऑटोमेटिकली जो फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा. ठीक, तो चलो अब यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है वो खत्म हो चुके हैं रिगार्डिंग पोलराइजेशन, एंड नाउ वी विल बी स्टडिंग अबाउट इंटरफेरेंस, विच इज अगेन सेकंड वेव ऑप्टिक्स का फिनोमिना है आफ्टर पोलराइजेशन, एंड दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग द CET. चलेगा. तो अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में.